दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को नर्सिंग टिप्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का दोस्तों जो 2 है उसका दोस्तों हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन अपने आप में 2021 से 22 के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में। और साथियों जो लोग इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं उन लोग को खुद समझ में आ जाएगा जब दोस्तों एग्जाम तक हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे ही 2-2 3-3 करके और दोस्तों हम कवर कर दिए रहेंगे, वीडियो बना दिए रहेंगे। तो फिर दोस्तों बहुत सारा वीडियो होगा तो खुद कन्फ्यूज होंगे और वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे और उनको दोस्तों फ़ायदा होगा भी नहीं। तो जो लोग दोस्तों अभी से वीडियो देख रहे हैं उनको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर दोस्तों ये वाले सेशन को एग्जाम तक वो रेगुलर देख रहे हैं और दिन में दोस्तों एक वीडियो जैसे आज डाला, इसको दोस्तों अगर दिन में 2 बार 2 टाइम देख लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं साथियों कि उनको जो है वो चीज़ें जो है एग्ज़ाम तक काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि दोस्तों जो आपके कॉलेज या दोस्तों इंस्टीट्यूट में दोस्तों जिस तरीक़ा से नहीं बताया जाएगा उस तरीक़ा से मैं दोस्तों यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम तक जो लोग साथ में हैं उनको दोस्तों जो उनका जो मेहनत है रंग लाएगा ही, देख रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा ही। क्योंकि दोस्तों ऐसा दोस्तों वीडियो आपको कभी भी यूट्यूब पर नहीं डलेगा और नहीं दोस्तों कोई आपको देगा। क्योंकि दोस्तों इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इतना समय कोई देता नहीं है, किसी के पास इतना समय है नहीं। सब अपना दोस्तों कमाने के चक्कर में सोचता है कि इतना बड़ा वीडियो बनाएंगे। सो उससे बढ़िया है कि 8 से 10 मिनट के वीडियो बना दे और लोग इस पर अटेंशन आए, लोगों इस पर देखें। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आपको दोस्तों मैं दूं चीज़ें अच्छा और आपका उसको यूज हो सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं बिना किसी बात किए हुए। साथियों जो ये यहाँ पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर में ही पूछेगा कि वर्ण होता क्या है। वर्ण का दोस्तों रूल्स निकाले, प्रतिशत निकालने का रूल्स निकाले, या दोस्तों आपसे पूछेगा कि रूल्स ऑफ 9 को समझाए और गंभीर जले हुए मरीजों का दोस्तों प्राथमिक उपचार जो फर्स्ट उपचार होता है वो लिखें। तो दोस्तों इसमें आपको पूछेगा, साथ ही पूछेगा कि 70% जले हुए पेशेंट को नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों वर्ण से संबंधित आप जो भी क्वेश्चन है कि वर्ण क्या है, उसका फर्स्ट उपचार क्या होगा, या रूल्स ऑफ 9 क्या है, या वर्ण का आकार जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं जो कि इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका आंसर है जलना। वर्ण मतलब होता क्या है, जलना। तो जलना होता क्या है साथियों? दोस्तों विद्युत प्रवाह, गर्म धातु, आग, जलता पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ आदि के संपर्क में आने के कारण हुए घावों अथवा ऊतकों के नष्ट होने को जलना कहते हैं। दोस्तों जो जलना होता है, वर्ण जो है, इसमें दोस्तों विद्युत जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें, या दोस्तों कोई भी गर्म धातु है, या आग है, या जलता हुआ जो पेट्रोल है, या दोस्तों कोई ऐसे खतरनाक जो दोस्तों जलने वाला रासायनिक पदार्थ हो, उसके दोस्तों कॉन्टेक्ट में आने से जो घाव होता है या दोस्तों जो ऊतक नष्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलना होता है। तो दोस्तों जलना क्या होता है? तो जलना वो होता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, कोई गर्म धातु हो गया, या आग हो गया, या कोई जल रहा वस्तु है, या दोस्तों जल रहा हुआ पेट्रोल है, या कोई ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिसके संपर्क में दोस्तों आने से होता क्या है कि आपका दोस्तों घाव बन जाएगा, मतलब जल जाएगा उस जगह पे। दोस्तों शरीर के किसी भाग पे संपर्क में आने से जल जाएगा, वहाँ पे घाव हो जाएगा अथवा वहाँ का ऊतक नष्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलना कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया जलना दोस्तों हो गया। अब दोस्तों जलने की गंभीरता का वर्गीकरण। दोस्तों ये जो जलना है इसको दोस्तों आपको से पूछेगा, फर्स्ट ईयर में भी ये 5 से 10 नंबर में पूछेगा। तो जो लोग फर्स्ट ईयर का देख रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और सेकेंड ईयर वाले के तो हम करा ही रहे हैं। तो दोस्तों जो जलना का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं इंजरी के आधार पर। तो दोस्तों होता है प्रथम श्रेणी अथवा दोस्तों ऊपरी तौर पे जलना। दोस्तों जो प्रथम श्रेणी होता है, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी होता है। तो ये जो 3 श्रेणियाँ में बांटा गया है जलने का जो वर्गीकरण है। तो दोस्तों जो प्रथम श्रेणी है इसको हम लोग कहते हैं ऊपरी तौर पर जलना, मतलब ऊपरी। तो इसमें त्वचा की केवल ऊपरी परत जलती है, त्वचा लाल, सूखी व सूज जाती है एवं दर्द होगा। दोस्तों होता क्या है, आमतौर पर आप लोग देखते होइएगा कि दोस्तों ये जो प्रथम श्रेणी है ये दोस्तों आमतौर पे भाप लग जाने से होता है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऊपरी त्वचा है वो त्वचा जलता है, या दोस्तों वहाँ पे लाल हो जाएगा या सूख जाएगा त्वचा आग के कांटेक्ट में आने से, या दोस्तों कोई भी गर्म चीज़ें ज्वलनशील पदार्थ के कांटेक्ट में आने से त्वचा जो है सूख जाएगा, लाल हो जाएगा और सूज जाएगा और दर्द होगा। तो दोस्तों ये होता है प्रथम श्रेणी, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे त्वचा इन्फेक्टेड होगा इससे, तो होता है प्रथम श्रेणी, या दोस्तों ऊपरी तौर पर जलना। तो ये हो गया। दूसरा जो दोस्तों श्रेणी है और इसको आंशिक गहराई वाले घाव कहते हैं, मतलब दोस्तों पार्शियल थिकनेस बर्न्स, या दोस्तों सेकेंड डिग्री। दोस्तों सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और दोस्तों थर्ड डिग्री, इस करके अभी आपसे पूछेगा वर्गीकरण जलना का। तो दोस्तों जलना का जो प्रथम श्रेणी के बाद द्वितीय श्रेणी है, ये दोस्तों होता क्या है कि ये आंशिक रूप से गहरा होता है, मतलब हल्का जो है ये दोस्तों गहरा घाव होता है इसके जलने से दूसरे स्टेज में, दूसरे डिग्री में। इसमें बाहरी त्वचा जल जाती है, त्वचा लाल व सूज जाती है एवं फफोले पड़ जाते
जाते हैं। दोस्तों जो दूसरा सेकेंड स्टेज है इसमें दोस्तों अगर आपका दोस्तों होता है, जलता है आपका, तो इसमें होगा कि आपका त्वचा पूर्ण तरीका से दोस्तों क्या होगा, जल जाएगा। और फर्स्ट स्टेज में क्या है कि त्वचा दोस्तों हो सकता है कि सूजेगा, वहाँ पे सूखेगा, सूगेगा आग के कॉन्टेक्ट में, मतलब उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा आग का, तो वो प्रथम स्टेज में। दूसरे स्टेज में होगा कि यहाँ पे चमड़ा जो है, स्किन जो है पूर्ण तरीका से जल जाएगा, त्वचा वहाँ पे जो होगा वो दोस्तों लाल सूज जाएगा, और उस पर जो फोका होता है दोस्तों, जिसको हम आमतौर पे फोके कहते हैं, जिसको दोस्तों फफोले कहते हैं, वहाँ पे दोस्तों वो आ जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा। तो ये सेकेंड स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों पानी वाला जो पानी भरता है वो सेकेंड स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ उस पर पपड़ी पड़ जाएगा और वो जो है सूख जाएगा चमड़ा, अगर आग के कांटेक्ट में आता है तो दोस्तों ये दूसरा स्टेज है जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दोस्तों हानिकारक होता है और पूर्ण तरीका से स्किन जल जाता है, उसमें फफोले आ जाता है सेकेंड स्टेज में। तीसरा स्टेज देखिए यहाँ पे, और ये पूर्ण गहराई वाले घाव है। दूसरा है आंशिक रूप में, मतलब हल्का फल्का घाव आएगा, फफोला पड़ेगा। लेकिन जो तीसरा स्टेज है जलने का, वो दोस्तों होता है अगर तीसरे स्टेज में पेशेंट अगर जल गया है तो दोस्तों उसमें गहराई से घाव हो जाएगा। और दोस्तों ये तीसरा जो कि एकदम खतरनाक दोस्तों ये स्टेज होता है घाव का, जला हुआ पेशेंट का। इसमें बाहरी त्वचा के साथ साथ आंतरिक ऊतक भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे पेशिया, तंत्रिका, अस्थि। त्वचा काली या भूरी पड़ जाती है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। दोस्तों जो तृतीय स्टेज है, जो गहराई, पूर्ण गहराई वाले जो दोस्तों घाव है जो जलने से होता है तीसरे स्टेज में, इसमें होता यह है कि इसमें दोस्तों त्वचा का दोस्तों बाहरी त्वचा के साथ साथ में इसमें आंतरिक रूप से भी दोस्तों जो ऊतक है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि पेशिया जो है, हमारा जो मसल्स है, जो मांसपेशी है, वो भी ऊतक से ही बना है, तो दोस्तों मांसपेशी भी जल जाता है। तंत्रिका और जो दोस्तों हड्डी, अस्थि होता है, उस पर भी दोस्तों इफेक्ट पड़ेगा। ये पूर्ण घाव वाले, मतलब पूर्ण तरीका से जला हुआ व्यक्ति को दोस्तों पेशिया से लेकर तंत्रिका, अस्थि तक इसका प्रभाव पहुंच जाता है। और जो दोस्तों त्वचा है वो काली हो जाता है जलकर, और भूरी हो जाएगा, और घाव भरने में अधिक समय लगेगा। मतलब तीसरा स्टेज काफ़ी दोस्तों जले हुए पेशेंट का भयावह स्टेज होता है। तो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों इसमें से पीब जो तीसरा स्टेज में होता है कि पीब आने लगेगा, घाव में से घाव भरने में समय लगता है। तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए, घाव क्या है उसका स्टेज देख लिए। 3 स्टेज है। पहला स्टेज में है कि नॉर्मल आपका चमड़ा पे इफेक्ट पड़ेगा, हल्का फल्का चमड़ा लाल हो जाएगा और कॉन्टेक्ट में आने से होगा। दूसरा स्टेज में है कि चमड़ा पूर्ण तरीका से जल जाएगा और आंशिक रूप से अंदर तक भी ये इफेक्ट करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा। वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, फफोले पड़ जाएगा, जले हुए भाग पर लाल हो जाएगा, दर्द होगा। लेकिन तीसरे भाग में दोस्तों ये पूर्ण तरीका से चमड़ा तो जलेगा ही, साथ ही त्वचा जलने के साथ साथ ये अंदर तक जो हमारा मांसपेशी है, जो हमारा हड्डी, अस्थि है, उस तक दोस्तों ये घाव पहुंच जाता है और ये इफेक्टेड होता है। और ये तीसरा जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है, इसके अंदर से पीब मवाद निकलने लगता है साथियों, और इसको घाव को भरने में समय लगता है। तो ये हो गया। अब हमसे दोस्तों पूछता है कि रूल्स ऑफ 9 और दोस्तों घाव के आकार दोनों एक ही होता है कि घाव का आकार क्या है और जलने का आकार क्या है, या रूल्स ऑफ 9। तो रूल्स ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं जले हुए व्यक्ति के लिए रूल्स ऑफ 9 क्या कहता है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं सिर एवं गर्दन, जो दोस्तों हेड और नेक है, वयस्क में दोस्तों 9% जला हुआ रहता है और बालक में ये चीज़ें 18% दिखाई देता है। तो समझ गए कि दोस्तों जब ये सिर एवं गर्दन तक जला हुआ है तो ये 18% होगा, और दोस्तों ये बालक में ये वयस्क में 9% और बालक में 18%। तो ये चीज़ें समझिएगा कि सिर और गर्दन दोस्तों 9% और बालक में 18%। दोस्तों जो धड़ होता है, जो ट्रंक है, वो दोस्तों धड़ जो है वो दोस्तों 36% और दोस्तों बालक में भी 36% ही। तो धड़ दोनों में समान ही है, जबकि सिर और गर्दन बच्चा में दोगुना होता है, वयस्क में उसका आधा, मतलब जले हुए। ये रूल्स ऑफ 9 है। भुजा में दोस्तों, भुजा में जो हैंड्स है ये 18% होता है और ये बच्चा में भी 18% होता है। टांगे में दोस्तों ये 36% होता है और ये दोस्तों 28% होता है। तो चीज़ें को आपको याद रखना है। और दोस्तों जो मूलाधार है, जो पेरिनियम है, इसमें दोस्तों होता है कि वयस्क में 1% होता है और इसमें नहीं होता है। टोटल दोस्तों ये 100% और ये भी दोस्तों 100% यहाँ पे हो जाता है। तो चीज़ें दोस्तों कहाँ कहाँ कितना जला हुआ रहता है, तो व्यक्ति को दोस्तों ये इंडिकेट किया गया है कि सिर एवं गर्दन को दोस्तों 9% से इंडिकेट किया गया है। अगर जला हुआ है तो बच्चा को दोस्तों 18% रिस्केबल माना जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। अगर धड़ जला है तो दोस्तों 36% तो जोखिम में है और बालक भी 36% है। भुजाएं अगर दोस्तों जला है तो 18% जोखिम में है और बालक भी 18% जोखिम में है। टांगे जला हुआ है तो 36% वयस्क में दोस्तों ये क्या होगा, जोखिम में है, और ये बालक में 28%। तो दोस्तों समझ गए चीज़ें कि सिर और गर्दन रहेगा तो वयस्क में कितना 9% और बच्चे में हो जाएगा दुगुना, जबकि धड़ में दोनों में समान होगा 36-36। भुजा है, इस चीज़ से समझिए दोस्तों
कि जो भुजा है, भुजा दोस्तों कम होगा तो भुजा 18%, इसमें भी 18%, क्योंकि हाथ जलता है तो थोड़ा कम जोखिम होता है। टांगे जलता है तो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है। तो दोस्तों ये 36% और ये 28%। और मूलाधार में वयस्क में ही होता है 1%, बच्चा में नहीं होता है। कुल मिलाकर 100% दोनों में हो जाता है चीज़ें। तो आप लोग समझ गए, उम्मीद होगा कि आप लोग ये रूल्स ऑफ 9 समझ गए होंगे। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चे में ए वयस्क है, ए वयस्क है, ए बच्चा है। देखिए वयस्क में ए जो सिर और गर्दन है दोस्तों, इसको कितना दिया गया है, ए दिया गया है 9% का हिस्सा, और ये दोस्तों 18% इसको माना गया है। इसमें दोस्तों है ए वयस्क में जो दोस्तों धड़ है, जो दोस्तों यहाँ से एक कमर से ऊपर और दोस्तों गर्दन से नीचे का जो भाग होता है, जो धड़ होता है, उसमें हमारे सामने वाला फ्रंट को 18% और बैक को 18% माना गया है, कुल 36%। और इसमें भी सेम है 36%, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है धड़ में। जो भुजा है 9% एक हैंड और एक हैंड को 9% माना गया है, और इसमें भी सेम है 9 18% भुजा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपका यहाँ पे है कि ये जो मूलाधार है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये इसी में होता है, वयस्क में ही होता है, बच्चा में मूलाधार नहीं होता है। तो मूलाधार वयस्क में 1% होता है, जबकि टांगे है 18% है, दोनों 36%, और बच्चा में 14% है और 14% है। तो आपसे ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि रूल्स ऑफ 9 जो होगा, क्या क्या होगा, सिर या गर्दन 9%, 18%, सिर और गर्दन दोनों मिलाकर। और जो बच्चा है उसमें भी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखिए बच्चा में क्या होगा, यहाँ पे देखिए बच्चा में दोस्तों 18% होगा, जबकि जो वयस्क है उसमें सिर्फ और सिर्फ 9% होगा। क्या चीज़, गर्दन और गर्दन एवं सिर। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे देखिए धड़ है, धड़ आगे पीछे दोनों है 18 18 36, बच्चा में भी सेम है। जो भुजा है, भुजा भी 9A है, 9A है, बच्चा में भी 9A 18 18 दोनों में है। उसके बाद जो दोस्तों है आइए पैर में, पैर में दोस्तों कहा जाता है कि वयस्क में 18 18A दोनों 36, क्योंकि जानते हैं कि पैर से दोस्तों ज़्यादा क्या होता है, बड़ा यहाँ पे आकार में क्या होता है, पैर होता है। तो 18 18 दोनों है, 9A है तो इसके दुगुना पैर होता है, तो 18 1 दोनों 36। बच्चा में दोस्तों वयस्क से कम होगा तो इसलिए 14 14 है, 18 है। और जो मूलधार है ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वयस्क में ही होता है, तो इसलिए 1%। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, दोनों को कुल मिलाकर 100% हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रूल ऑफ 9 द्वारा जले हुए क्षेत्र का निर्धारण। दोस्तों ये जो जला हुआ पेशेंट होता है, इसको दोस्तों ये निर्धारण किया गया है कि इतना इस क्षेत्र में दोस्तों इतना पेशेंट, अगर पेशेंट जला हुआ है तो इतना पेशेंट से इंडिकेट किया जाएगा। अगर दोनों हैंड जला हुआ है तो 18% जला हुआ माना जाएगा। अगर दोस्तों सिर जला है, सिर्फ सिर जला है तो उसको वयस्क में 9% और बच्चा में दोस्तों उसको 18% सीरियस माना जाएगा। अगर दोस्तों वयस्क में जो धड़ है वो बच्चा में भी सेम माना जाएगा। तो ये जो दोस्तों है ये निर्धारण किया गया है। अब हमसे दोस्तों पूछा गया है कि गंभीर जले हुए पेशेंट का दोस्तों फर्स्ट एड कैसे किया जाएगा। जो दोस्तों फर्स्ट एड है फॉर सेवर बर्न से, मतलब गंभीर जले हुए पेशेंट को फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। तो दोस्तों घायल को दिलासा एवं सहारा दे। दोस्तों ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में भी काम देगा। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जरूर देखिए, ये बर्न आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और सेकेंड ईयर वाले का तो है ही। तो दोस्तों घायल को दिलासा दीजिएगा। घायल का अगर घायल दोस्तों अगर अंगूठी पहना हो, कोई घड़ी चूड़ी जूते आदि पहन रखे हो तो ध्यानपूर्वक उसे अच्छे से उतार दे। तीसरा है जला हुआ भाग अगर गर्म है और दर्द हो तो उस पर ठंडा पानी डालें जबकि दर्द से राहत ना हो। दोस्तों जो जला हुआ भाग है, अगर दोस्तों वहाँ पे दर्द कर रहा है, वो भाग गर्म है, तो वहाँ पे दोस्तों ठंडे पानी डालें जब तक आराम ना हो तब तक। चौथा है कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तो फ्रेंड यही है कि बच्चे जो घायल है उसको दिलासा दे, मतलब जो जला हुआ है। और जला हुआ पेशेंट को क्या करना चाहिए, अगर वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी पहन रखा है जैसे घड़ी अंगूठी जूते ये सब को अच्छे से सावधानी से उतार दे। उसके बाद है तीसरा में देखिए यहाँ पे कि जला हुआ भाग अगर गर्म है तो दोस्तों ठंडा पानी रख के उसे दर्द और दोस्तों ठंडा करे। चौथा है कि जले हुए भाग पर अगर कपड़े हो तो उसे उतारने की कोशिश ना करे, इससे त्वचा भी हट सकता है। दोस्तों होता क्या है कि जो कभी कभी देखते होइएगा कि पेशेंट कपड़ा सहित क्या होता है, जल जाता है। तो उस अवस्था में दोस्तों होता क्या है कि जो जला हुआ कपड़ा होता है वो दोस्तों चमड़ा से जो होता है जला हुआ उससे चिपक जाता है। तो अगर उसके जो भी भाग पे कपड़ा है अगर उतारने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है वो चमड़े के साथ बाहर आ जाए। तो इसलिए जो जला हुआ कपड़ा है दोस्तों उसको उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। पाँचवा है कि जले हुए भाग पर कुछ नहीं रखे। दोस्तों जो यहाँ जला हुआ है उस भाग पे कुछ नहीं रखे। जले हुए भाग की विष संक्रमित ड्रेसिंग से पट्टी करे। दोस्तों जो जला गया भाग है उसको क्या करे कि डिसइंफेक्शन करे, और दोस्तों उसको विष संक्रमित जो ड्रेसिंग होता है उस पट्टी से, मतलब दोस्तों संक्रमण मुक्त पट्टी से ड्रेसिंग करना चाहिए।
सातवां है आघात का उपचार करें। अगर पेशेंट दोस्तों कोमा में है, शॉक लगा है पेशेंट को जलने से, तो उसे इसका उपचार करना चाहिए। उसके बाद है आठवां है यदि घायल अचेत हो, मतलब अनकॉन्शियस हो, मतलब वो कोनो चीज़ दोस्तों कोमा में चला गया हो, तो उसका वायु मार्ग खोले और आवश्यक हो तो बचाव प्रणाली ABC का पूरा ख्याल रखें। घायल को रिकवरी पोजीशन में रखें। मतलब दोस्तों अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि पूर्ण तरीक़ा से जल गया है, मतलब वो तीसरा स्टेज का पेशेंट है और उसको पूर्ण तरीक़ा से घाव बना है और वो अचेत है, मतलब कॉन्शियस है, वो चीज़ें को नहीं समझ सकता है, तो उससे दोस्तों उसका अगर सांसें में रुकावट है, सांसें नहीं चल रहा है, तो वायु मार्ग उसके खोलना चाहिए जो दोस्तों है। और दोस्तों बचाव प्रणाली ABC को घायल के लिए रिकवरी पोजीशन में रखें। नौवां है घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार बनाते हुए अस्पताल में स्थानांतरित करें। दोस्तों संभव हो सके कि तो फर्स्ट एड के बाद तुरंत उसको जो है वो अस्पताल में शिफ्ट करें घायल पेशेंट को। तो दोस्तों ये चीज़ों को आप लोग यहाँ पे समझ गए कि क्या चीज़ करना चाहिए फर्स्ट एड में पेशेंट को। दिलासा दिलाएं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि जूता, घड़ी, बेल्ट ये सब पहना है वो उतार दे सावधानीपूर्वक। जले हुए भाग पर अगर दर्द हो रहा है, गर्म है तो ठंडे पानी डालें। जले हुए भाग पर कपड़ा है तो कपड़ा को रहने दे, उतारे नहीं। जले हुए भाग को कुछ न करे, मतलब कुछ नहीं रखे वहाँ पे। जले हुए भाग को विसंक्रमित ड्रेसिंग करें। आघात का उपचार करें, मतलब शॉक का उपचार करें। यदि घायल अचेत हो, मतलब कॉन्शियस हो, तो उसका वायु मार्ग खोले एवं आवश्यक बचाव प्रणाली ABC को पूरा करें। घायल को रिकवरी पोजीशन में रखें। नौवां था कि घायल को तुरंत दोस्तों फर्स्ट एड देने के बाद उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलिए देखते हैं कि चीज़ें यहाँ पे देखिए आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जलने की नर्सिंग देखभाल समझाइए। मतलब नर्स जो है वो जले हुए पेशेंट को किस तरीक़ा से ट्रीटमेंट करेगी, या इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में पूछ देगा कि दोस्तों 70% बर्न की नर्सिंग देखभाल समझाए। तो आप लोग को दोस्तों थोड़ा भी नहीं समझना, घबराना है। अगर सीधा पूछ दे कि जलने का नर्सिंग देखभाल समझाइए, डिस्क्राइब द नर्सिंग केयर ऑफ बर्न पेशेंट, या पूछ देगा कि 70% बर्न जला हुआ नर्सिंग देखभाल समझाइए, तो चीज़ें वही है, इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। दोस्तों नर्सिंग केयर होता है, पहला है आपातकालीन उपचार, मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट। दोस्तों जो 70% जला हुआ है या दोस्तों जो जले हुए पेशेंट का देखभाल होगा, उसमें दोस्तों पहला होगा कि आपातकालीन उपचार के तहत इसमें होता क्या है, रोगी के जैविक चिन्ह चेक करना। मतलब जो नर्स आपातकाल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेगी उसमें दोस्तों ये देखेगी कि पेशेंट का दोस्तों जो जैविक चिन्ह है, जो विटल साइन है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं। वो विटल साइन क्या होता है दोस्तों, आप लोग समझते हैं। रोगी के जलने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मतलब रोगी किस कारण से जला है उसका जानकारी प्राप्त किया जाएगा। रोगी के श्वास रोध को पहचानना चाहिए। अगर दोस्तों रोगी के जो श्वास रुकने का कारण है वो क्या कारण है, शॉक लगा है या जलने से श्वास रुका है, तो इसको पहचानना चाहिए। और दोस्तों OT थेरेपी प्रयोग करें। दोस्तों OT मतलब ऑक्सीजन थेरेपी प्रयोग करें। NG ट्यूब डालनी चाहिए। और दोस्तों इंट्रावीनस तरल देना चाहिए। अगर पेशेंट मुँह से नहीं ले रहा है, दोस्तों 70% जला हुआ में समझिए वो पूर्ण तरीक़ा से जला हुआ पेशेंट है, तो उसे दोस्तों इंट्रावेनस के थ्रू जो है वो तरल चीज़ें शरीर में देना चाहिए, जिससे उसे जल का पूर्ति हो, शरीर में उसे ताजगी बना रहे। उसके बाद कैथेटर लगाना चाहिए। तो एक इमरजेंसी आपातकालीन उपचार में दोस्तों क्या होगा कि रोगी को जैविक चिन्ह चेक किया जाएगा, रोगी को जलने के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाएगा, रोगी के जो श्वास रोध है उसको पहचाना जाएगा, OT थेरेपी का प्रयोग किया जाएगा, NG ट्यूब दोस्तों डालनी चाहिए, इंट्रावेनस तरल देना चाहिए, कैथेटर लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो किया जाएगा नर्स के द्वारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। अब दोस्तों दूसरा ट्रीटमेंट है पुनर्जलीकरण या दोस्तों रिहाइड्रेशन, मतलब पुनर्जलीकरण मतलब रिहाइड्रेशन। दोस्तों रोगी को निर्जलीकरण से बचाने के लिए तुरंत IV फ्लूइड देना चाहिए। IV फ्लूइड की गणना निम्न प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों क्या होगा कि पेशेंट अगर 70% जल गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसके शरीर से बहुत सारे तरल पदार्थ भी क्या होगा, नष्ट हो गया होगा, जल गया होगा। तो दोस्तों उसका शरीर डिहाइड्रेशन हो गया होगा, तो निर्जलीकरण हो गया होगा। तो उस निर्जलीकरण को दूर करने के लिए यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा उपचार किया जाएगा वो दोस्तों पुनर्जलीकरण किया जाएगा, मतलब रिहाइड्रेशन किया जाएगा। फिर से शरीर में दोस्तों जल को मात्रा लाया जाएगा, तरल पदार्थ लाया जाएगा। तो कैसे, रोगी को निर्जलीकरण से बचाने के लिए तुरंत IV फ्लूइड देना चाहिए। IV फ्लूइड की गणना निम्न प्रकार होती है। दोस्तों जो पेशेंट है उसको निर्जलीकरण बचाने के लिए, रिहाइड्रेशन करने के लिए तुरंत IV फ्लूइड देना चाहिए। और इंट्रावेन फ्लूइड होता है, मतलब दोस्तों इंट्रावेन तरल देना चाहिए। और दोस्तों ये IV फ्लूइड का गणना निम्न प्रकार से किया जाता है, मतलब किस पेशेंट को किस कब देना है, कितना देना है, इसका गणना चलिए देखते हैं।
पार्कलैंड सूत्र होता है। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पार्कलैंड सूत्र होता क्या है शॉर्ट में, तो यहाँ से समझिए कि पार्कलैंड सूत्र है क्या। तो दोस्तों प्रथम 24 घंटे में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा इक्वल टू शरीर का दोस्तों जला भाग प्रतिशत में इंटू 4 ml गुने शरीर का भार। दोस्तों ये जो पार्कलैंड सूत्र है कहता है कि 24 घंटे में जितना भी द्रव की मात्रा पेशेंट को दिया गया है उसको बराबर में शरीर का जो जला हुआ भाग है ना परसेंट में, जैसे 9%, 36% या दोस्तों 70%, मतलब जितना शरीर का जला हुआ भाग है दोस्तों उसको क्या करेगा, गुना करेगा 4 ml से, और फिर जो शरीर का भाग है उससे गुना किया जाएगा और जितना आएगा उसके अनुसार उसे IV फ्लूइड दिया जाएगा। दोस्तों ये 24 घंटे में दिया जाएगा द्रव वाला मात्रा जो दिया गया है वो तो नॉर्मल है, कोई भी द्रव हो सकता है, लेकिन IV फ्लूइड देने के लिए ये हो तो दोस्तों गणना किया जाता है कि जो दोस्तों 24 घंटे में जितना द्रव दिया गया है पेशेंट को उसका इक्वल टू किया जाएगा शरीर का जला हुआ जितना भाग है उतना परसेंट इंटू 4 ml इंटू शरीर का वेट, शरीर का भाग तो नॉर्मल है, मतलब जला हुआ भाग इंटू 4 ml और इंटू में शरीर का भाग, जला हुआ भाग 4 ml शरीर का भाग इजी है। और इधर हो गया क्या चीज़ 24 घंटा में कुल दिया गया द्रव का मात्रा, तो ये हो गया पार्कलैंड। अब चलिए इसमें एक और पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। साथियों क्या है कि 24 घंटे में द्रव की दी जाने वाली मात्रा में से आधी मात्रा शुरुआती 8 घंटे में, बाकी आधी मात्रा शेष 16 घंटे में दी जानी चाहिए। दोस्तों जो 24 घंटे में IV फ्लूइड जो दिया जाएगा ना साथियों वो दोस्तों कितना दिया जाएगा, तो शरीर का जला हुआ भाग इंटू 4 ml इंटू शरीर का भाग इतना दिया जाएगा 24 घंटा में। तो कहता है कि ये 24 घंटा में जो ये दिया जाएगा इतना निकलने पर जो बनेगा सूत्र उतना दिया जाएगा, तो उतना दोस्तों पहले 8 घंटे में आधा भागे दोस्तों जो होगा वो आधे जो मात्रा होगा, मतलब मानिए कि ये सारे चीज़ करने पे मतलब सीधा सोचिए दोस्तों, हाँ किसी का शरीर अगर दोस्तों 10% जला है, 10% जला है तो ये 10% साथियों जला है तो ये शरीर का जला हुआ भाग 10% हो गया, इंटू हम करते हैं 4 ml, मतलब ये दोस्तों 4 ml जो है ये फिक्स है, 4 ml रहेगा ही। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं कि हमारा वेट है 50, तो हम यहाँ पे 50 लिख दिए शरीर का भार। अभी कितना हो गया 50 इंटू 10 500 आया हो गया 4, मतलब दोस्तों 2000 ml हो गया, 2000 कितना 2000 ml हो गया। अब दोस्तों मिलीलीटर तो कितना इसमें दोस्तों होगा, मतलब 2 लीटर IV फ्लूइड दोस्तों शरीर में दिया जाएगा 24 घंटे में। और दोस्तों ये 24 घंटे में जो दिया जाएगा ना 2 लीटर, तो ये जो 2 लीटर होगा दोस्तों शुरुआत के 8 घंटे में ही 1 लीटर दे लिया जाएगा, और ये जो 1 लीटर होगा थोड़ा थोड़ा करके ये 16 घंटे में दिया जाएगा, मतलब आधा जो है 8 घंटे में ही दे दिया जाएगा और आधा जो बचेगा वो 16 घंटे में दिया जाएगा। तब जाके हमको 24 घंटे दोस्तों ये फ्लूइड दिया जाएगा जो फार्मूला से निकलेगा। तो ये चीज़ें होता है पार्कलैंड सूत्र, तो समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे है एक और सूत्र है, देखिए यहाँ पे कहता है कि अगले दोस्तों 24 घंटे में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा, मतलब जो अगले दोस्तों 24 घंटा में द्रव की मात्रा दिया जाएगा ना ये दोस्तों शरीर का जल का भाग प्रतिशत में और इंटू 0.5 ml और शरीर का भाग। दोस्तों ये पार्कलैंड सूत्र लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों जो अगले 24 घंटे में जो द्रव की मात्रा दिया जाएगा ना वो दोस्तों इक्वल टू कितना, मतलब मान गए कि द्रव की मात्रा जो पेशेंट को हमें देना है 24 घंटे में उसके लिए हम कितना देंगे 24 घंटे में, तो कितना देंगे, तो शरीर का जो जल का भाग है जो दोस्तों हमारे शरीर में अगर जितना जल बचा है उसके भाग प्रतिशत में, अगर मान गए हमें 6% जल का भाग है शरीर में, जबकि ऐसा होता नहीं है दोस्तों, 60 से 65% हमारा दोस्तों क्या होता है 60 से 70% जल का ही भाग शरीर में होता है। तो दोस्तों उतना इंटू कितना करेंगे, मतलब जल का भाग जितना आपके शरीर में जल है उसको परसेंट में इंटू 0.5 ml और इंटू शरीर का भाग। तो चेंज कुछ नहीं है, बस वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे था दोस्तों कि जितना जला हुआ भाग है वो, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शरीर में जल का भाग 0.5 ml और इंटू शरीर का भाग गुना कर देना है। इसमें आधी मात्रा 18 घंटे में और बाकी आधी मात्रा 16 घंटे में देनी चाहिए। बात वही है दोस्तों, चीज़ों को समझ गए। तो ये चीज़ें होता है जो कि यहाँ पे पार्कलैंड सूत्र में ये 2 तरीके से जो कि दोस्तों यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो आप लोग समझ गए, 2 तरीका हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों हम चलते हैं तीसरा जो दोस्तों चीज़ें हैं, तीसरा जो ट्रीटमेंट है संक्रमण से बचाव। दोस्तों जला हुआ पेशेंट को ये बहुत दोस्तों नर्सिंग जो केयर करेगी वो ध्यान में रखते हुए कि नर्स जो है वो जो संक्रमण से बचाएगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है चलिए देखते हैं। रोगी को चिकित्सक के आदेशानुसार जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी चाहिए। मतलब जो दोस्तों रोगी है उसको चाहिए कि एंटीबायोटिक, अगर इन्फेक्शन है तो संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ दिया जाएगा। रोगी को टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। दोस्तों जो घाव होता है उसे बचने के लिए रोगी को संक्रमण से बचने के लिए टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। उसके बाद है घाव की ठीक प्रकार से सफाई करने के लिए पानी की धारा नीचे रखा जाता है। दोस्तों जो घाव है उसको ठीक से सफाई होते रहे उसके लिए पानी की धारा को नीचे रखा जाता है ताकि समय समय पर घाव को अच्छे से सफाई किया जा सके। उसके बाद है घाव की विविधता तरीके से मृत ऊतकों एवं त्वचा को हटा देना चाहिए। दोस्तों
जहाँ पे घाव हुआ है, अगर वहाँ पे त्वचा दोस्तों क्या ख़राब हो गया है तो वहाँ का जो दोस्तों ऊतक वो भी मर गया होगा, तो उस त्वचा को दोस्तों और मृत ऊतकों को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, रोगी के घावों पर एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगानी चाहिए। दोस्तों जो मरीज का घाव है उस पर दोस्तों एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगाना चाहिए, मतलब जो हमारा माइक्रोबियल मतलब जो सूक्ष्म की जीवाणु है उसके विरोध में, उसके एंटी में क्रीम लगाना चाहिए। तो इससे संक्रमण से इस प्रकार से बचा जाएगा। किस प्रकार से, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दिया जाएगा, टिटनेस का टीका लगाया जाएगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, पानी घाव को साफ करने के लिए पानी का धारा नीचे रखा जाएगा, और विवध जो जला हुआ भाग है उसको दोस्तों मृत ऊतक और त्वचा को वहाँ से हटा दिया जाएगा। रोगी के घाव पर एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगानी चाहिए। तो ये हो गया। चौथा है जो कि समान प्रबंध है, जनरल मैनेजमेंट है। पहला हम लोग क्या देखे हैं, पहला देखे हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट। दूसरा हम लोग क्या देखे हैं, तो दूसरा जो साथियों हम लोग यहाँ पे देखे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि रिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण से बचाया जाएगा। निर्जलीकरण से बचाने के लिए पार्कलैंड सूत्र को भी हम लोग देखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा है संक्रमण से बचाया जाएगा, बचाने कैसे बचाया जाएगा। और अब चौथा है कि समान मैनेजमेंट किया जाएगा, मतलब बचाने के लिए समान मैनेजमेंट नर्सिंग की तरफ से क्या किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। रोगी को दर्द की गंभीरता पूछकर नोट करनी चाहिए, मतलब रोगी को दर्द कितना ज़्यादा है, कितना गंभीर है, इसको पूछकर नोट किया जाएगा। तीव्र दर्द हो तो दोस्तों मॉर्फिन सल्फेट IV मार्ग से देना चाहिए। दोस्तों अगर जला हुआ पेशेंट को अत्यधिक दोस्तों दर्द हो रहा है तो उसे IV मतलब इंट्रावेन के द्वारा मॉर्फिन सल्फेट देना चाहिए। उसके बाद है घाव पर लंबे समय तक ड्रेसिंग करने से बचना चाहिए, इससे दोस्तों नोक्रोसिस हो सकता है। दोस्तों जहाँ पे घाव है वहाँ पे लंबे समय तक ड्रेसिंग करने से बचना चाहिए, ताकि अगर ड्रेसिंग लंबे समय से होगा साथियों तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है और प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए लंबे समय तक ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए। रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में रोगी को रखना चाहिए। रोगी व उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा देना चाहिए कि पेशेंट आपका ठीक होगा, दिलासा देने चाहिए। ये सब समान एक प्रबंध है। तो ये चीज़ें हो गया। तो दोस्तों ये था यहाँ पे चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे कल दोस्तों कि ग्लूकोमा होता क्या है, इसके चिन्ह कारण लक्षण निदान है क्या, तो ये हम कल देखेंगे। आज दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार। और बहुत जल्दी दोस्तों आप सभी के लिए मैं ला रहा हूँ जहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे आंसर के साथ में होगा, टाइपिंग किया हुआ मिलेगा, तो आप लोग को सीधा एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएगा। तो जो लोग लेना चाहेंगे ले सकते हैं, अभी तैयारी हो रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आप लोग को सूचना दे देंगे। धन्यवाद।